इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो स्वीकार करें शिव भैया और तंजिला बहन की राम राम। शीतलहर चल रही है। सभी किसान भाई खेत में कंबल ओढ़कर ठंड से बचते हुए पानी बगाने का भी काम कर रहे हैं। हाँ तंजिला बहन, साथ ही हमारे कई किसान भाई सब्जी वर्गीय फसल बेचकर लाभ कमाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं भैया और उत्पादन कम ले रहे हैं ना। लेकिन जैसे व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखता है, खाने में सभी पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण आदि से संतुलित मात्रा में आहार लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार हमारी खेत की जमीन के पोषक तत्वों को भी जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हम तो समझ गए, आपका इशारा आज की बात की ओर है ना। हाँ तो बहन। चलिए आज की बात मिट्टी का परीक्षण का महत्व इस विषय पर कर ही लेते हैं। और साथ ही भैया मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ग्राम फुलसा खजरी तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान रति राम यदुवंशी से शिव भैया की बातचीत। साथ ही होगा ढेर सारा मनोरंजन, लोकगीत और भजनों के माध्यम से, और संदेश भी होंगे बहन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत से अड़कू प्रसाद सरनकर की आवाज में। चलिए करते हैं। केले कछरे की करी नारी जय हो। अरे केले कछरे की करी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे केले कछरे की करी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। केले कछरे की करी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। कछरे की कारी ओ नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे सोंदी सोंदी रे मोहे सोए रही। सोंदी सोंदी मोहे सोए रही रे। सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे सोए रही, अरे सोए रही। हाँ केले कछरे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। केले कछरे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे केले कछरे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे केले कछरे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे केले कछरे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। अरे केले कछरे की कारी नारी सोंदी सोंदी मोहे सोए रही। किसान भाइयों, इस मस्ती भरे गोंडी लोकगीत के बाद चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली कड़ी, यानी कि हमारी आज की बात, है ना। तो हमारी जो आज की बात का विषय है वो है मिट्टी परीक्षण का महत्व। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के नाते यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, इसलिए उन्हें अपनी खेती को सफल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भैया, है ना। हाँ तो बहन। ऐसे में खेती के कामों के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खेती की सफलता बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, मगर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है तो वह क्या है बोलो? मिट्टी। बिल्कुल सही कहा तंजिला बहन आपने, क्योंकि मिट्टी वह है जो खेती बाड़ी की आधारशिला है और इसके बिना कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती। फसलों की
अच्छी वृद्धि के लिए अधिक उत्पादन और गुणवत्ता सीधे सीधे मिट्टी पर ही निर्भर रहती है। बिल्कुल भैया, सही कहा आपने। तो खेती बाड़ी के कामों में मिट्टी का भैया बहुत ही महत्व है ना। तो मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्वों की सही जानकारी के बिना की गई जो खेती होती है ना, उसकी अच्छी पैदावार नहीं मिलती और ना ही भूमि की उर्वरता बनी रह पाती है। इसलिए खेती से पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लेना बेहतर होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी परीक्षण की प्रक्रिया को समझें और अपनाएं। लेकिन इसके पहले भैया मिट्टी परीक्षण क्या है यह जानना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही कहा तंजीला बहन आपने। परीक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मिट्टी का परीक्षण है ना। हाँ। और जिसमें मिट्टी के नमूने को लेकर उसकी जांच की जाती है। जांच में मिट्टी के विभिन्न गुणों जैसे पीएच स्तर, नमी, पोषक तत्वों की मात्रा और जैविक सामग्री का पता लगाया जाता है। बिल्कुल। और भैया मिट्टी के इन गुणों को जानकर हम तभी ये तय कर सकते हैं कि कौन सी फसलें अच्छी तरह से हम उगा सकते हैं कि जिससे हमको उत्पादन में वृद्धि हो सके, है ना। हाँ बिल्कुल। और यह पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं, और जब पता चल जाता है तो इसके आधार पर ही हमारे किसान भाई सही मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल सही है भैया, बिना उसके कैसे हम खाद का चयन करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपने सही कहा है। और इससे क्या होता है कि फसलों की जो वृद्धि होती है वो बेहतर तो होती है और लागत में कमी भी आती है। अगर नहीं पता है तो आपको लागत में कमी आ जाएगी। अब मिट्टी की जांच की बात करते हैं तो मिट्टी का पीएच मान सबसे पहले देखा जाता है। अच्छा, तो पहले पीएच मान देखा जाता है। हाँ बहन, क्योंकि पीएच मान ही इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मिट्टी का पीएच मान इस तरह संतुलित नहीं है तो फसलों की वृद्धि में बाधा आ सकती है। मिट्टी परीक्षण से पीएच स्तर का पता चल सकता है और फिर उसमें आवश्यक सुधार भी किए जा सकते हैं। अब हमने पीएच मान तो देख लिए भैया। हाँ अब बताइए कि इसके बाद मिट्टी में और क्या चीज देखें जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बताते हैं बहन। इसके बाद आती है मिट्टी की नमी की, क्योंकि मिट्टी की नमी की मात्रा फसलों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। बिल्कुल सही कहा। अगर मिट्टी में नमी की कमी है तो फसलों को पानी की कमी हो सकती है और मिट्टी परीक्षण में नमी की जांच कर सकते हैं और सिंचाई की उचित व्यवस्था करके फसल से हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भैया मिट्टी का परीक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मिट्टी परीक्षण करने से पहले हमारे किसान भाइयों को मिट्टी की संरचना और उसकी आवश्यकताओं का भी पता चल सकता है। इससे वह लंबे समय तक फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं और भूमि की उर्वरता को भी बनाए रख सकते हैं। और भैया मिट्टी परीक्षण के माध्यम से फसल रोगों का भी तो पता चलता है ना, कि जिससे उनकी हम रोकथाम कर सके, है ना। तो कैसे चलता है? तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं मिट्टी परीक्षण किस तरह करें। सबसे पहले मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत के अलग अलग हिस्सों से भैया मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर लेते हैं। नमूने को साफ बर्तन में रख लें और उसे अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी विश्लेषण के लिए नमूने को प्रयोगशाला में भेज दें, जहां मिट्टी का विश्लेषण किया जाता है। और भैया जब विश्लेषण करते समय मिट्टी के पोषक तत्व, पीएच स्तर, नमी और जैविक सामग्री की जांच की जाती है। हाँ बहन, और जांच के बाद एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें मिट्टी के विभिन्न गुणों की जानकारी होती है। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि मिट्टी परीक्षण का सबसे अच्छा समय फसल की बुआई से पहले होता है। इससे यह पता चलता है कि बुआई के समय किस प्रकार की खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को हर 2-3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण करना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और उपज में भी सुधार होता है। साथ ही किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में मिट्टी परीक्षण के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। तो आपको इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और मुफ्त में मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भैया, शिव भैया आपने। और अंत में हम सभी किसान भाइयों बहनों से यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी हमारी खेती की असली पूंजी है। अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तभी फसल अच्छी होगी और आय बढ़ेगी। इसलिए बिना मिट्टी परीक्षण कराए खेती करना बिना जांच के दवा लेने जैसा है भैया। हाँ बहन, हर किसान भाइयों को चाहिए कि हर 2-3 वर्ष में अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और रिपोर्ट के अनुसार ही उर्वरक, खाद
और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करें। इससे न केवल लागत में कमी होगी बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही बढ़ेंगे। और जितना हो सके रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें, जैविक खाद को अपनाएं और मिट्टी की सेहत को बनाए रखें। सरकार द्वारा दी जा रही मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना का तो भैया लाभ जरूर उठाएं। किसान भाइयों, अगर आज हम मिट्टी का ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी उपजाऊ खेत सौंप पाएंगे। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी और हमारे किसान समृद्ध होंगे बहन। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ अब समय हो गया है हमारी आज की बात को यहीं विराम देने का, और फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं दीपक डहरिया व साथियों की आवाज में यह लोकगीत।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद चलिए अब समय हो चुका है हमारे अगले क्रम यानी कि मेहमान क्रम से जुड़ने का। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आपको सुनवाने जा रहे हैं ग्राम फुलसा, खजरी, तहसील जुन्नारदेव, ज़िला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान रतिराम यदुवंशी से रवि की फसलों के अनुभवों के बारे में शिव भैया से उनसे बातचीत। बहनों को शिव भैया की राम राम।
आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम फुलसा खजरी, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान रतिराम यदुवंशी जी से। राम राम काका। राम राम जी, राम राम। कहाँ से आ रहे हो काका? हम फुलसा खजूरी से आ रहे हैं जी। नहीं, आ तो रहे पर दूध की डब्बी भी देख रही है। दूध बांटन गए थे क्या? हाँ, दूध बांटने गए थे। अच्छा काका, जो बताओ ते मिल गए। हाँ। अब मैं तो घर ही जाता रहा तुम्हारे, और खेत भी जाने थे। नजीक जाना पड़ेगा। चलो, तो बताओ सबसे पहले खेती बाड़ी में क्या चल रहा है? अब खेत में जी क्या चलेगा, गेहूं लगाए है हाँ। और चना लगाए है, बटाना लगाए है, टमाटर लगाए थे, निकल गए अभी तो। अभी अभी उसको फिर पानी देना पड़ता है, ये 1-1.5 इंच होने पे फिर पानी देना पड़ता है, फिर खाद देना पड़ता है, उसको फिर बाफा बनाना पड़ता है, फिर क्यारी बना के पानी बगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जो काम चल रहा मतलब खेती में। हाँ, खेती में ये अच्छा, काम नहीं। गेहूं के साथ साथ कौन कौन सी फसल और लगाए हैं काका? गेहूं की फसल के साथ साथ है टमाटर भी, वो एक फसल निकाल के दूसरा भी लगा सकते हैं, जिससे बनता है। तो फिर उसके बाद वो मसूर भी बो सकते हैं, और वो अरसी भी बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जे की जैसी बगीचा है ऐसी कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने अभी कौन कौन सी लगाए? अब चना लगाया जी, गेहूं और बटाना। अच्छा, तुम्हारे 3 फसल लगी है। हाँ, अच्छा, 3 ये फसल। बताओ सबसे पहले खेत तैयार करने के लिए क्या क्या किए थे काका? अब खेत तैयार करने की जी, पहले वो मक्का टोड़े, उसको हाँ। ढांडा से निकाले, हम्म। और फिर उसके बाद में वो काटे उसको, हाँ। फिर काट के जमा किए, जमा करने के बाद में उसको ले जाके एक बाजू में रचे, खेत से बाहर, अपने खेत में, मतलब थोड़ा बंजर जगह में, जो जहाँ ट्रैक्टर नहीं जाता वहां। फिर फिर उसके बाद में उसको सफा करने के बाद में फिर लोटर बेटर फिरवाए। अच्छा, रोटावेटर चलवाया आपने? लोटर बेटर चलवाए, और रोटर बेटर चलवाने के बाद में फिर वो ट्रैक्टर चलवाए, एक सर ट्रैक्टर चलाने के बाद में फिर डबल सर फिर से चलवाए, डबल सर चलवाने के बाद में फिर उसमें दाना बोए, फिर ऐसे फेंके। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर के साथ भी खेती कर रहे हैं, हाँ, आधुनिक कृषि कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। दाना बोए, दाना में सबसे पहले क्या गेहूं बोए कि चना बोए? सबसे पहले गेहूं। अच्छा। फिर उसके बाद में गेहूं बोने के बाद में फिर उसको फिर लोटर बेटर से फिर मलवाए उसको, फिर उसको मिलवाए, मिलवाने के बाद में फिर उसको बाद में पानी छोड़ रहे हैं। अच्छा, पानी छोड़े। अच्छा, हम्म। पानी कैसे देते काका? स्प्रिंकलर से दे रहे हैं क्या? वो, हाँ, वो इस वजह से दे रहा है, जिसकी जैसे पास जुगाड़ पानी है तो उससे देते हैं, नहीं तो अच्छा कहीं अच्छा, नीचे से भी। आपके यहाँ पे कौन सा साधन है? कुआं से दे रहे हैं क्या, कि कुआं बोर है? से है, कुआं अच्छा। से दे रहा है जी, कुआं है अपने पास में। जब अच्छा, जब बताओ कि खेत में अपन माने कितो लगा दे अभी गेहूं? अभी 2 बोरा करीबन लगाए जी। जी जी, 2 बोरा गेहूं लगा। और पौधा कितो बन गया है अभी? पौधा 1-1.5 इंच आ गए ऊपरे। अच्छा, 1-1.5 इंच पौधा आ गए तो। अच्छा, जब पौधा तो आ गया तो हमें जैसे खरपतवार हो घास भी हो जाए तो एक ही कैसी व्यवस्था करना पड़े कि घास कम हो जाए, फिर उसके बाद अपन खाद डालें? वो घास है, वो दवाई छींचना पड़ता है ना जी, दवाई मिलती है वो घास की, बथुआ की, राई बथुआ बोलते हैं हम। हम्म। तो वो राई बथुआ की दवाई मिलती है, फिर बाजार से लेना पड़ता है। 1000 की मिलती है, 500 की मिलती है, 1500 की मिलती है, 2000 की मिलती है। जी। जैसी अपनी दवाई लो उस हाँ। प्रकार से फिर वो पंप में 16 लीटर का पंप है, तो उसमें पंप में भर के पानी, और एक 2 ढक्कन, जैसे दुकान वाले बताते हैं, 1 ढक्कन दवाई, 2 ढक्कन दवाई डालते हैं, फिर उसको पीछे बांध के, कमर पे पीछे बांध के पीठ पे, और फिर उसको खींचना पड़ता है ऐसा, चलते चलते में जी जी 1-2 जी जी, घंटा लग जाते हैं। मैंने बढ़िया सही कहा आपने। और ये ठंड में बड़ा सिंचाई करना मतलब बहुत मेहनत का काम है काका, है ना? हाँ, हाँ जी, बहुत मेहनत। अब कोई 2 आदमी उठाए रहते हैं वहां पे, एक भरने वाला भर के फिर उठाओ कहीं पे पीठ पे, तो फिर वो नीचे से उठाओ, नहीं, एक आदमी से उठते ही नहीं। 16 लीटर की कैन रहती है, फिर उसमें वही पंप चलाना पड़ता है, वो बाजू वाला पंप जो रहता है उसके साथ में, वो जी। मसकना पड़ता है, जब चलता है, जब फिर वो, जब पूरा खेत में डाल के होती है दवाई।
अच्छा, पूरे घर ही के लोग खेती बाड़ी करते हैं काका? हाँ, घर के लोग खेती बाड़ी करने हैं, और जिसके पास नहीं है तो फिर बनियान लगाना पड़ता है एक आदमी साथ में भैया, उसको दो 2 4 500 रुपया, वो बनियान रहता है अपने साथ में। अच्छा, हाँ। अच्छा, गेहूं के साथ वो चना की फसल की कितना पौधा होगा वो भी? वो कम से कम 2 इंच गाँव चना का अच्छा, पौधा, चना के 2 इंच और बटाना के 3 इंच। 3 इंच। अब इनमें दवाई और खाद कब डालो, बटाना और चना में? बटाना चना में दवाई डाल दी, वो खाद डाल दिए, दवाई नहीं डाली अभी। अभी कोई रोग नहीं है, अभी रोग लगेगा तो मैं दवाई, चना की अगल मिलती है, बटाना की अगल मिलती है, उसको भी डालेंगे। अच्छा, ऐसा रोग लगने पर, और मान लो रोग लगे ही नहीं तो फिर दवाई नहीं डालोगे? नहीं, रोग नहीं लगा दी तो इल्ली नहीं हुई, कुछ रोग नहीं लगा, मरेगा नहीं तो नहीं डालेंगे, और मरने अच्छा, लगा, अच्छा। इल्ली लग गई तो फिर उसमें दवाई मिलती, दवाई डालना पड़ता। अच्छा, मतलब ऐसा है कि काका आपने शायद चना और बटाने में कुछ ऐसे कुछ दवाई मिलाए होंगे, या फिर बहुत अच्छा बीज होगा जिसके कारण क्या है कि आपकी फसल में इल्ली नहीं लगेगी लगता। वो डेफी खाद मिला के डालना पड़ता ना जी, डेफी जो अच्छा। बोलती है, डेफी खाद मिला के बोते हैं तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, नहीं, हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहे काका। अच्छा, हाँ। पानी आप इससे कर रहे हैं, और अच्छा ये बताओ काका, जैसे आपने जो फसल लगाए हैं, कभी हम्म। मिट्टी परीक्षण भी करवाए हैं क्या? मिट्टी परीक्षण तो अभी तक नहीं करवाया जी, अब जी जी करवाना पड़ेगा। जी, क्या है कि एक आध बार मिट्टी परीक्षण करवा लो अपने कृषि विस्तार अधिकारी से मिलके, गांव के या ग्राम सहायक से मिलकर, जिससे का हो कि अपन जो फसल ले रहे हैं उनमें कितो खाद डालने पड़े, यूरिया डालने पड़े, उसकी मतलब पूरी मात्रा अपने पता चल जाता है। हाँ, अपना भतीजे ही है, सहायक सचिव, जिला सचिव है। जी 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 जी। तो अभी नहीं करवाया, फिर वो करवाना ही पड़ेगा, वो आप जैसे रास्ता बताओगे उसी तैयार है ना जी अपन। जी जी। अच्छा, ये बताओ, चलत चलत किसान भाइयों को हमारे क्या कहना चाहोगे काका? अब कहना चाहते वो मिट्टी फिर से करवाना है, खाद भी डालना है, डलवाना है, और पौधा को भी बड़े करना है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो फसल लगी है उसमें मेहनत करना चाहिए, हाँ, और है ना, मेहनत। बराबर गोबर खाद भी डालना चाहिए, तभी तो फसल होगी, है नहीं ना? जी, फसल जो लगी है तो वो पहले डालते हैं गोबर खाद, फसल हाँ जो लगी तो गोबर खाद नहीं डाल सकते, फिर वो खराब कर देगी ना गोबर खाद, हाँ, जब बात सही कहे काका, आपने अपने अनुभव की बात बिल्कुल सही कहे। है ना। हाँ। जो फसल नहीं लगी उसके पहले ही गोबर खाद डालते हैं, फिर उसके बाद में फसल जो लग गई तो गोबर खाद नहीं डाल पाते। हम्म। हाँ, फसल कटने सफा होने के बाद फिर गोबर खाद डाल सकते हैं, जी जी जी, सही कहे। है ना। मतलब जैसे जैसे क्या है, ठंडी हवाएं चलना शुरू होती है तो किसान के चेहरे पर नई मुस्कान आती है, आती है यानी नदी। कि मेहनत और ठंड दोनों चरम पे होती है इस समय में काका। हाँ, हाँ। काका, आपने हमारे आकाशवाणी केंद्र के लिए इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। राम राम जी, राम। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना ग्राम फुलसा खजरी, तहसील जुन्नारदेव, ज़िला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान रतिराम यदुवंशी से शिव भैया की बातचीत। और चलिए अब फिर जुड़ते हैं महत्वपूर्ण संदेश के साथ। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं, और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो तंजीला बहन, अब इस भैया क्या हो गया है, समय हो गया है ना। हाँ बहन, क्या करने का, विदा लेने का। तो चलिए ना, तो कहते हैं मैं शिव भैया और मैं तंजिला बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।